नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष राज पुरोहित अपने इस यूट्यूब चैनल पर अर्थशास्त्र के बेसिक्स के साथ साथ सप्ताह में एक दिन भारतीय अर्थव्यवस्था और इससे संबंधित विभिन्न टॉपिक्स पर अपने चर्चा करेंगे जो सिविल सर्विस एग्जाम, नेट और प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे लिए काम का होगा। अभी लॉकडाउन के पहले और दूसरे चरण के बाद मेरा एक आर्टिकल कोविड-19 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। उसी के कुछ अंश आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सम्मुख लेकर आ रहे हैं कि विभिन्न आंकड़ों के हम किस तरीके से तुलना कर पाते हैं। तो कोविड-19 ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है। और अगर हम डेटा देखें, आंकड़े देखें, तो भारत के अंदर बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित करने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अनुसार कोरोना के असर से पहले भारत में 40.4 करोड़ लोग किसी न किसी रोजगार में थे और अप्रैल के अंत में इनकी संख्या घटकर 28.1 करोड़ रह गई। यानी अप्रैल अंत तक करीब करीब 12 करोड़ रोजगार जो है वो समाप्त हो गए। और इस दृष्टि से अगर हम देखें कि लॉकडाउन के बाद भी जब उद्योग धंधे खुलेंगे तो उनकी जो बंदिशें हैं वो धीरे धीरे कम होगी, धीरे धीरे उनको रियायतें मिलेगी। तो एकदम से इतने लोग काम पर नहीं लौट आएंगे और एकदम से इतने रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में तो आ ही चुकी है और ये मंदी लंबे समय तक बनी रह सकती है। इसी तरीके से अगर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देखें तो गांवों के अंदर भी अधिकतर ग्रामीण कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र में संलग्न है और कृषि में कटाई फसलों कटाई का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और बुआई के कार्य से पहले ज़्यादा रोजगार है नहीं। और दूसरा, भवन निर्माण का जो कार्य है वो भी इन महीनों के अंदर इतना अधिक नहीं रहता है। तो गांवों में भी रोजगार बढ़ने के जो अवसर हैं वो आने वाले 2-3 महीने बहुत ज़्यादा अच्छे अवसर हम नहीं कह पाएंगे। इसी तरीके से मनरेगा समेत जो असंगठित क्षेत्र हैं इनमें करीब करीब 1.16 लाख करोड़ से अधिक की आय की हानि हुई है और वहीं 2.22 लाख करोड़ का उपभोग व्यय में कमी हुई है जो जीडीपी का करीब 1.57% है। अगर इस दृष्टि से हम देखें तो आने वाले समय प्रभावपूर्ण मांग कम रहेगी और बाजार में जब मांग कम है तो रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होना और ज्यादा मुश्किल दौर रहेगा। इसी तरीके से अगर हम रियल एस्टेट का देखें तो रियल एस्टेट के आंकड़े एकत्रित करने वाली प्रोप इक्विटी कंपनी के अनुसार 2012 से अगर 2017-18 तक देखें तो प्रॉपर्टी के क्षेत्र में जो डेवलपर काम कर रहे थे उनमें से लगभग 50% जो है वो इस बाजार से बाहर हो गए। और जीएसटी और नोटबंदी के बाद ये बुरी दशा में चल ही रहा था। और साथ ही साथ अगर अब लॉकडाउन का हम देखें तो इस लॉकडाउन में 10 से 20% और डेवलपर बाजार से बाहर हो जाएंगे। तो रियल एस्टेट के अंदर भी लंबे समय तक मंदी रहने की संभावना है। भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत को लेकर विभिन्न रेटिंग एजेंसियां जो है वो भी असमंजस में है और उनका जो भरोसा है वो लगातार डगमगा रहा है। अगर हम इसको देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो पहले ये मान के चल रहा था कि भारत की जीडीपी की जो वृद्धि दर है वो करीब 5.8% के आसपास रहेगी, अब उसका अनुमान है कि 1.9% रह सकती है। लेकिन अगर हम दूसरी रेटिंग एजेंसी फीच की बात करें तो ये कह रहा है 0.8% और मूडीज की बात करें तो 0.2% ही इसका आकलन कर पा रहा है कि भविष्य में इतनी ही रहेगी। आईआईटी मुंबई का एक अध्ययन लॉकडाउन फर्स्ट और लॉकडाउन सेकंड के शुरुआती जो 40 दिन थे उनमें कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था को करीब 11,87,156 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है और ये जीडीपी का करीब करीब 8.43% है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य हैं जिनको नुकसान हुआ है। और नीति आयोग सहित तमाम जो आर्थिक संगठन है
वो ये मानकर चलते हैं कि देश में आधी आबादी जो है वो असंगठित कामगारों पर निर्भर है या असंगठित क्षेत्र में काम करती है। नीति आयोग के अनुसार भारत में 50 करोड़ श्रम शक्ति है, इसका 90% असंगठित क्षेत्र में काम करता है। इसका 90% यानी 45 करोड़ श्रमिक, और इनमें से 30 करोड़ शहरों में कार्यरत है, और 30 करोड़ में से करीब करीब 10 करोड़ ऐसे श्रमिक हैं जो शहरों में अपने परिवार के साथ रहते हैं, और बाकी 20 करोड़ एकल रूप से महानगरों में, शहरों में रहकर कार्य कर रहे हैं। अब श्रमिकों का जो माइग्रेशन हुआ है, जो पलायन हुआ है, सबसे बड़ी संकट की बात यह है कि जो उनका अनुभव रहा है, या हम कहें जो कटु अनुभव रहा है पलायन का, क्या वापिस ये श्रमिक महानगरों में जा पाएंगे और कब तक वापिस काम पर लौटेंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि हमारी सरकारें श्रमिकों का मनोविज्ञान नहीं समझ पाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो ये श्रमिक जब तक वापिस काम पर नहीं लौटेंगे तो सारे उद्योग धंधे पहले की तरह उतने सुचारू रूप से नहीं चल पाएंगे। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक मंदी बनी रह सकती है। भारत की लगभग 66% आबादी गांवों में रहती है और इसका 25% जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है। तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी ये दबाव बढ़ रहा है कि जो माइग्रेट होकर श्रमिक गांवों में आए हैं वो गांव के अंदर अपना रोजगार ढूंढे, तो एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी ये दबाव रहेगा। और देश में जो प्रवासी अर्धकुशल और अकुशल कामगार हैं, इनकी संख्या लगभग 13.9 करोड़ है। इनमें से 5 करोड़ कामगार अपनी आबादी का एक बड़ा हिस्सा गांव में रहने वाले अपने परिवारों को भेज रहे थे। तो अब गांव में वो आमदनी आनी तो बंद हो ही गई, और ये श्रमिक जब गांव आएंगे तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव के रूप में एक नई समस्या जो है वो हमारे सामने आएगी। दूसरा, उद्योगों को लेकर अगर बात करें तो अभी कोरोना संकट के अंदर उनकी दशा भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। फिक्की के अनुसार देश में उद्योगों को प्रतिदिन 40,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, और ऑटोमोबाइल सेक्टर की स्थिति इससे भी ज्यादा दयनीय है। म्यूचुअल फंड उद्योग पर भी लगातार खतरा मंडरा रहा है। भारत में पिछले 25 वर्षों से म्यूचुअल फंड में काम करने वाली प्रतिष्ठित कंपनी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने 6 डेट स्कीम बंद कर दी है, और निवेशकों का करीब 25,000 करोड़ रुपए उसमें फंसा हुआ है। और दूसरी जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो भी वर्तमान में संकट के दौर से गुजर रही है। ऐसी स्थिति में मध्यम वर्गीय आय वर्ग म्यूचुअल फंड बाजार से दूर हो सकता है। कोविड-19 का सबसे बुरा प्रभाव पर्यटन उद्योग और उससे संबंधित जो उद्योग है उन पर पड़ा है। विश्व में सबसे अधिक आय अर्जित करने वाले उद्योगों में से एक पर्यटन उद्योग है, और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भारत में पर्यटन से जुड़ी करीब 3.8 करोड़ नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है, और नजदीक भविष्य में होटल व्यवसाय जो पर्यटन टूरिज्म से जुड़े हुए हैं इन पर इसका प्रभाव जो है पड़ना स्वाभाविक है। और दूसरी एक समस्या जो स्ट्रीट वेंडर है, इनके अनुकूल होती भी लंबे समय तक नहीं लग रही है, क्योंकि लॉकडाउन के चौथा चरण चल रहा है। उसके बाद जब ये छूटें मिलनी स्वाभाविक होगी, उसके बाद भी ऐसा नहीं लगता है कि एकदम से जो स्ट्रीट फूड या स्ट्रीट वेंडर्स हैं इन तक जो ग्राहक हैं वो जाएंगे, कस्टमर जाएंगे। दूसरा, इन विभिन्न चुनौतियों के बाद अगर एक देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक कोविड-19 की समस्या को एक अवसर के रूप में भी भुना सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी की दर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 1.9 रहने की संभावना बताई है, वहीं चीन की जीडीपी इससे भी कम 1.2 रहने की उम्मीद है। तो चीन से बेहतर स्थिति में भारत रहेगा। दूसरा कि हमारे जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, उनकी बदौलत हमारे अन्न भंडार भरे हुए हैं, और कृषि विकास दर 3.5% के आसपास रही है, और आज भी हमारे पास पर्याप्त अन्न के भंडार हैं।
तो ये हमारा एक प्लस पॉइंट इसमें हो सकता है। दूसरा, जिस प्रकार से कोरोना संकट को लेकर चीन की विश्वसनीयता खत्म हुई है, वहां से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन छोड़ने का विचार कर रही है, मन बना रही है। तो अगर भारत में आर्थिक सुधारों का दौर जारी रहता है, लाल फीताशाही पर अंकुश रहता है और विदेशी कंपनियां अगर यहाँ आती है भारत के अंदर, तो ये मानकर चल सकते हैं कि आने वाला समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अवसर के रूप में भी हो सकता है। अब अगर हम देखें तो एक तो भारत को अपने राजकोषीय घाटे पर नियंत्रित करना होगा और उस नियंत्रण के साथ साथ हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना होगा, और ताकि इसमें लीकेजेज की जो संभावनाएं हैं वो कम से कम हो जाए। और दूसरा, बाहर की कंपनियों के लिए और उद्योग धंधों के लिए एक अनुकूल वातावरण जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए होना चाहिए, ताकि विदेशी निवेश न आए और घरेलू जो उद्योग धंधे हैं वो भी पनपे। तो इसे एक अवसर के रूप में लिया जा सकता है।